वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। 5 साल के कालू ने अपने पापा सुभाष से कहा, पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही हैं। सुभाष बोला, क्या हुआ, क्यों बुला रही हैं? कालू बोला, वो दादी कुछ बोल नहीं रही। सुभाष बोला, क्या? और परेशान होकर बिमला जी के कमरे की ओर भागा और बोला, क्या हुआ माँ को? उसने अपनी पत्नी जानकी से पूछा, जो कमरे में पहले से ही बिमला जी के पास थी। वो बोली, देखो ना माँ जी को, कुछ बोलती नहीं। सुभाष ने बिमला जी को हाथ लगा उठाना चाहा, मगर ये क्या, बिमला जी के शरीर में कोई हरकत ही नहीं थी। हिलाया डुलाया, माँ माँ आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। माँ तो परलोक सिधार चुकी थी। जानकी दहाड़े मारकर रोने लगी और सुभाष से बोली, जाइए दोनों देवर जी को खबर कर दीजिए। सुभाष बोला, हाँ जा रहा हूँ। बोलकर वो बाहर आंगन में भागा और सबको माँ के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। सुभाष की आवाज़ सुनकर सभी बिमला जी के कमरे की ओर दौड़े। उनके पति सरकारी विभाग में अफसर थे। 3 बेटे सुभाष, महेश, राजू और 3 बेटियां लता, सपना, सुहानी थी। बड़ा घर था, खेती बाड़ी भी थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। 3 बहुएं थीं। बेटियां अपने घर की हो चुकी थीं। 3 बेटे, बहू, पोते पोती से भरा पूरा परिवार था बिमला जी का। पूरे घर पर उन्हीं का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। पर नियति को उनकी खुशी रास न आई। न जाने किसकी नज़र लग गई बिमला जी को खुशियों को। उनके पति दिल की बीमारी से अचानक चल बसे। बिमला जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरा घर पर कब्जा था और बिमला जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेतीबाड़ी का, राशन पानी का हिसाब रखते थे। बिमला जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। बिमला जी के पास कुछ भी पैसा नहीं बच छोड़ते थे। बिमला जी के खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई पूछता नहीं था। बिमला जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से न कुछ खा सकती थी, न ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो बिमला जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाएं तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। बिमला जी वहीं बैठी सब्जी काट रही थी। मेहमान के कहने पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम नहीं है, चटोरेपन की हद पार कर दी है, मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी, हम खाने को नहीं देते हैं, और भी न जाने क्या कितना कुछ। उसके बाद से बिमला जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर न निकलने की। बिमला जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहें। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो, पर उन तीनों ने टकासा जवाब दे दिया कि इस उम्र में पैसे का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। बिमला जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कभी कुछ न कहती और ना ही किसी से मांगा सकती थी। अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। इधर इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बिमला जी की हालत बिगड़ी तो पास के सरकारी अस्पताल से दवा लाकर दे दी, पर बिमला जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवा और कोई मतलब ही नहीं था। बिमला जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय कोई और मतलब न था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई थी तो बिमला जी की हालत देखकर अपने पति को बुलाया था। बिमला जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वे भी आ गई थीं। उनका रो रो कर बुरा हाल था कि माँ मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बताई। ना ही हम लोगों के साथ रहने गई कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब बिमला जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था।
कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्च होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। सुभाष बोला, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्च हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। महेश बोला, ना भैया, मेरे पास इतना नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। राजू बोला, क्यों ना हम माँ को विद्युत सप्ताह गृह में ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। सुभाष बोला, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हज़ार का तो आएगा ही। महेश बोला, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। राजू बोला, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो माँ की पेंशन भी बंद हो गई, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही नहीं था। तीनों बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान न ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी पर कोई नतीजा न निकला। बिमला जी का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर सुभाष को आवाज़ दी और उसको बाहर बुलाया। उस व्यक्ति ने सबके सामने सुभाष के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से माँ जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें से हो जाएगा। सुभाष बोला, मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे से माँ की विदाई नहीं, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। सुभाष बोला, मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी बोला, जी मैंने आपके पिताजी से 80,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने माँ जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखें, जब मुझे ज़रूरत होगी ब्याज लगाकर दे देना। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक ब्याज लगाकर 1 लाख हो गए हैं। आज माँ जी के स्वर्गवास की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को माँ जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके। आत्मसम्मान से वह माँ जी बड़ी ही स्वाभिनी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का इंतजाम भी कर रखी थी कि किसी पर भार न पड़े और वो सम्मान से विदाई ले सकें इस संसार से। वहाँ उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थीं और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।